नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रेप में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 25 सितंबर 2020 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं द हिंदू अखबार में आए हुए प्रमुख एडिटोरियल्स और समाचारों में, जिसमें हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण एडिटोरियल्स की और साथ ही साथ हम प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्नों को भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो हमारी पहली खबर है वो पेज नंबर 6 से ली गई है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। यह जो एडिटोरियल है इसको हम देखेंगे और इसके साथ ही हम एक और खबर भी लेंगे जिसको पेज नंबर 6 पे आज प्रस्तुत किया गया है और इन दोनों का संबंध आईआर से है, भारत चीन संबंधों से है। तो भारत चीन संबंधों के बारे में अगर हम देखें तो अप्रैल माह से ही भारत चीन सीमा तनाव देखा जा रहा है और ये जो भारत चीन सीमा तनाव है इसको लगातार कम करने के लिए राजनीतिक स्तर पर, सैन्य स्तर पर भी कार्यवाही जारी है, जिसके तहत लगातार सैन्य स्तर पर सीमाओं के संदर्भ में बातचीत हो रही है। अभी हाल में ही कॉर्प्स कमांडर स्तर पर, ठीक है, कॉर्प्स कमांडर के स्तर पर जो है एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसके तहत दोनों पक्ष इस बात के लिए तैयार हुए हैं कि जो सीमा पर जो सेनाएं हैं उनकी जो तैनाती है उसको और अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा। यानी जो सीमा पर जो दोनों पक्षों द्वारा भारी मात्रा में जो सेनाएं इकट्ठा की गई हैं उसको और अधिक ना बढ़ाए जाने के संदर्भ में सहमति व्यक्त की गई है। तो हम उसको देखेंगे और साथ ही साथ जो ये हमारा ये वाला एडिटोरियल है हम इसमें इस बात की चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से जो सीमा के संदर्भ में जो चीन की नीति है उसको समझने की ज़रूरत है और इसके संदर्भ में हमें विविध प्रकार से अपनी तैयारी को बनाए रखने की भी ज़रूरत है। अब यह जो एडिटोरियल है इसको लिखा गया है गुरदीप सिंह उबान के द्वारा। गुरदीप सिंह उबान जो हैं वो भारत में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, ठीक है, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स या इसको विकास बटालियन कहते हैं, ठीक है, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स या विकास बटालियन के जो पहले प्रमुख रहे थे उनके पुत्र हैं। तो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की क्या भूमिका रही है भारत चीन संबंधों में और 1962 में इसकी स्थापना के पश्चात ही भारत में सैन्य क्षेत्र में इसका क्या योगदान रहा है इसको भी हम देखेंगे। तो ये दोनों के दोनों जो आर्टिकल हैं उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम भारत चीन सीमा तनाव को व्यापक रूप से समझने के प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। संदर्भ मैंने आपको बता दिया कि भारत और चीन द्वारा कॉर्प्स कमांडर स्तर पर छठी बैठक हुई है और इसमें एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सीमा पर और अधिक सेनाएं ना भेजने पर दोनों पक्षों ने सहमति व्यक्त की है। अब यह जो सहमति व्यक्त हुई है इसके माध्यम से एलएसी पर बढ़ते तनाव को रोकने में सहायता मिलेगी और तनाव का जो मूल कारण है जिसके चलते चीन द्वारा सीमा पर बड़ी मात्रा में सेना की तैनाती की गई है और इसके माध्यम से गलवान घाटी, पेंगोंग सो झील क्षेत्र, गोगरा क्षेत्र, हॉट स्प्रिंग क्षेत्र और देपसांग क्षेत्र आदि में तनाव की स्थिति बनी हुई है। मूल रूप से यह जो लद्दाख क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी है इसको डिसएंगेज करने में, इसको शांत करने में अभी जो ये सेना स्तर की वार्ता हुई है इसमें उम्मीद यह की जा रही है कि अब जो सेनाएं हैं वो दोनों पक्षों द्वारा और अधिक बढ़ाई नहीं जाएंगी। लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि जो मई और अप्रैल के बाद से जो लगातार, ठीक है, मार्च अप्रैल के बाद से जो लगातार जो तनाव देखा जा रहा है उसके चलते भारत और चीन के मध्य 1993 के पश्चात से जितने भी सीमा समझौते आदि हुए हैं उनका एक तो उल्लंघन हो रहा है, वहीं भारत द्वारा भी चीन के सापेक्ष ही बड़ी मात्रा में सीमा पर सेना की तैनाती की गई है, ठीक है, जिसके चलते 1962 के बाद से ही लगातार तनाव की स्थिति देखी गई है और ये पहली ऐसी स्थिति है जिसको कहा जा रहा है कि 1962 के बाद की सबसे ग्रेव कंडीशन है, सबसे कठिन स्थिति है, ठीक है। लेकिन ये जो सेना स्तर की जो वार्ता हुई है इसके बाद जो संयुक्त प्रेस वार्ता जारी की गई, ठीक है, उसने दोनों पक्षों ने कहा है कि हम स्थल क्षेत्र पर ग्राउंड लेवल पर कम्युनिकेशन को बेहतर करेंगे और अगर दोनों पक्ष जो हैं वो किसी भी तरीके से सीमा स्थिति पर बदलाव करते हैं तो इससे हम बचेंगे। इसका मतलब क्या हुआ
कि एलएसी पर जो स्थिति है उसको बनाए रखने की कोशिश की जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार का जो तनाव है वो आगे ना बढ़े। ठीक है, अब यहाँ तक तो बात हो गई कि वर्तमान में जो सीमा पर स्थिति बनी हुई है, एलएसी पे जो सीमा स्थिति बनी हुई है, उसको जो है बेहतर बनाने के लिए दोनों पक्ष कोशिशें करेंगे। लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि अभी ऐसी बहुत सारी सीमाएं बची हुई हैं, ऐसी बहुत सारी जो तनाव के बिंदु हैं वो शेष हैं, जिसको निवारित करने की ज़रूरत है। तो ऐसे कौन कौन से तनाव के बिंदु हैं, इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो भारत में या भारत के समक्ष अभी भी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि चीन द्वारा, भले ही अब ये ना कहा जा रहा हो कि वो अब और सेनाएं नहीं बढ़ाएगा, इसके बावजूद चीन अभी भी बड़ी मात्रा में सेना को तैनात किए हुए है लद्दाख क्षेत्र में। इसके तहत जो बहुत सारे पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं जहाँ पे भारत द्वारा लगातार जो है निगरानी वगैरह की जाती थी, ऐसे बहुत सारे पेट्रोलिंग पॉइंट्स पे अभी भारत की जो पहुंच है उसको बाधित किया है चीनी सेना ने। मुख्य रूप से देपसांग मैदान और पेंगोंग सो झील क्षेत्र में भारत द्वारा जो पेट्रोल किए जाने वाले जो क्षेत्र थे, उसमें 10 से ज़्यादा पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर अभी भारत की सेनाओं को, भारत की सैन्य टुकड़ियों को पेट्रोल किए जाने की अनुमति नहीं प्रदान की जा रही है चीनी सेना के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा अभी जो बातचीत लगातार हो रही है, चाहे वो अभी एक दो हफ्ते पहले विदेश मंत्रियों की बैठक हो, और इससे पहले जो है रक्षा मंत्रियों की बैठक हो, और अभी वर्तमान में जो सैन्य स्तर पर बातचीत चल रही है वो, ये सारी जो बातचीत चल रही हैं इसमें कहीं भी कंक्रीट तौर पर ये स्पष्ट स्थिति, ठीक है, कहीं भी कंक्रीट तौर पर ये बात उभर के नहीं आई है कि जो अप्रैल में जो सीमा की स्थिति थी, ठीक है, अप्रैल में एलएसी के क्षेत्र में जहां दोनों सेनाएं खड़ी हुई थी और बहुत सारा जो क्षेत्र था वहाँ पे सैन्य विहीन क्षेत्र हुआ करता था, ठीक है, वहाँ पे सेना की उपस्थिति नहीं होती थी। अब अप्रैल के बाद से ऐसे लद्दाख के बहुत सारे क्षेत्रों में जहाँ बड़ी मात्रा में जब सेनाएं तैनात हो गई हैं, तो क्या अब अप्रैल से पहले वाली स्थिति में दोनों सेनाएं लौट के वापस जाएंगी, इसको लेकर अभी दोनों पक्ष में कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। ठीक है, अब ये जो बहुत सारी सीमाएं हैं, इसको सुलझाने का एकमात्र रास्ता यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वार्ताएं करें, और इसमें काफ़ी लंबे समय तक वार्ता करने की ज़रूरत है, तभी हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे। ठीक है, अब एक तरफ तो वार्ता चल ही रही है, लेकिन हमें साथ ही साथ यह भी समझना होगा कि यह जो वार्ता अभी बीच में जो की जा रही है, और इसके तहत जो चीन के तरफ से तनाव को कम करने की कोशिश की जा रही है, उसमें दो उद्देश्यों से इसको देखा जा सकता है। या तो चीन ये सोच रहा हो कि भविष्य में हम और इसको संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे, भविष्य में हम इसको और आगे ले जाएंगे, और इसके लिए वो कुछ समय लेना चाहता हो, ठीक है, अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए। तो एक तरीका ये भी हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि चीन वास्तव में तनाव को कम करने के लिए प्रयास करना चाहता हो। तो कहने की बात यह है कि भारत को प्रत्येक स्थिति में इसके लिए तैयार रहने की ज़रूरत है, चाहे भविष्य में भारत को एक बार फिर से कहीं चीन के संघर्ष का सामना ना करना पड़े, और साथ ही साथ भारत को इस बात के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि वास्तव में अगर चीन तनाव को कम करने के लिए गंभीर है तो इसके लिए भी भारत कोशिशें करें। इसी का मतलब है, इसी का तात्पर्य यह है कि ये दोनों आलेख इस बात पर बल देते हैं कि हमें प्रत्येक स्थिति में सोचकर कार्य करने की ज़रूरत है, जिसमें चीनी सेनाओं को समझते हुए, उनके मूव्स आदि को समझते हुए हमें कार्य करना होगा, और इसमें जो है हमें नियंत्रण भी करने की ज़रूरत है। ठीक है, और साथ ही साथ हमें जो सोच है हमारी, उसको भी हमें अग्रगामी बनाए जाने की ज़रूरत है, ताकि किसी भी प्रकार का अगर हमला भारत को झेलना पड़े तो भारत इसके लिए तैयार है। ठीक है, इसमें हमें चीनी सेनाओं की प्रत्येक स्थिति को ध्यान में रखते हुए तैयारी करने की ज़रूरत है, और इस संदर्भ में एक विशिष्ट एक्सपर्ट ग्रुप का भी निर्माण किया जा सकता है, जिसमें भारतीय सेना, नेवी आदि के साथ कूटनीतिज्ञों, इंटेलिजेंस, आसूचना के लोगों, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों, और जो भूगोलवेत्ता आदि होते हैं या मानचित्र की जानकारी रखने वाले जो लोग होते हैं, कार्टोग्राफर्स आदि, उनको जो है शामिल किया जा सकता है, और सब मिलकर जो है एक रणनीति तय कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके संदर्भ में जो है हमें एक लघुकालिक रणनीति बनाने की ज़रूरत है, एक मीडियम
रणनीति बनाने की ज़रूरत है, मध्यकालिक रणनीति बनाने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ हमें दीर्घकालिक योजना भी बनाना चाहिए ताकि चीन के खतरे को हम बेहतर ढंग से निपट सकें। ठीक है, और इस संदर्भ में हमें आदर्शवादिता के स्थान पर हमें व्यवहारिकता के पालन पर अधिक बल दिए जाने की ज़रूरत है। ठीक है, व्यवहारिकता पर अधिक ध्यान देना है ताकि भविष्य में जो है किसी भी प्रकार का अगर खतरा आए तो हम इससे बेहतर ढंग से निपट सकें। अब इसी के संदर्भ में हम स्पेशल फ्रंटियर फोर्स या फिर विकास बटालियन की भूमिका को भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें देख लेते हैं कि विकास बटालियन क्या है और किस प्रकार से भारत के रक्षा उद्देश्यों के दृष्टिकोण से, भारत में सैन्य उद्देश्यों की पूर्ति के दृष्टिकोण से, या भारत में आंतरिक सुरक्षा को पूरा करने के दृष्टिकोण से इसका क्या महत्व है। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो हाल ही में लद्दाख के क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ गतिरोध के दौरान स्पेशल फ्रंटियर फोर्स या फिर विकास बटालियन द्वारा क्या किया गया कि कुछ रणनीतिक ऊंचाइयों पर कब्जा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। तो इसमें हुआ क्या कि 28 और 29 अगस्त को, ठीक है, 28 और 29 अगस्त को पेंगोंग सो झील के क्षेत्र में, पेंगोंग सो झील के दक्षिणी क्षेत्र में भारत को यह सूचना मिली कि चीन द्वारा यहाँ पे बढ़त ले जाने का प्रयास किया जा सकता है। अब जब भारत को ये सूचना मिली कि चीन जो है पेंगोंग सो झील क्षेत्र में अपनी बढ़त ले सकता है, तब उसमें स्पेशल फ्रंटियर फोर्स द्वारा कार्य किया गया और चीन इस क्षेत्र में अपनी बढ़त ले सके उसके पहले ही स्पेशल फ्रंटियर फोर्स वाला बहुत सारी जो पेंगोंग सो झील क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में जो पहाड़ियां आदि थीं उन पर अधिकार कर लिया गया। अब वर्तमान में स्थिति यह है कि भारत पेंगोंग सो झील के दक्षिणी क्षेत्र में बहुत सारी जो पहाड़ियां आदि हैं उस पर अपने अधिकार को, अपने नियंत्रण को बनाए रखे हुए है, और यह जो नियंत्रण है यह चीन पर भारत की बढ़त का सूचक है और इसको स्थापित करने में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, तो अगर हम स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के बारे में बात करें तो 1962 में इसका गठन किया गया था, भारत चीन युद्ध के तुरंत बाद। मुख्य रूप से इसको चीन के सीमा के संदर्भ में स्थापित किया गया था, जिसमें जो पहाड़ी क्षेत्र आदि हैं वहाँ पर ये बेहतर काम कर सके। इसके लिए इसमें ज़्यादातर तिब्बतियों आदि को भर्ती किया गया, तिब्बतियों और गोरखाओं आदि की इसमें भर्ती की गई। शुरुआत में इसको एस्टेब्लिशमेंट 22 के नाम से जाना जाता था और यह जो नाम है वो मेजर जनरल सुजान सिंह उबान नाम के व्यक्ति द्वारा दिया गया, जो एक आर्टिलरी अधिकारी थे और जिन्होंने शुरुआत में इसकी कमान संभाली 22 माउंटेन रेजिमेंट की। ठीक है, अब एस्टेब्लिशमेंट 22 यही जो है बाद में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के नाम से जाना गया। अब आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है वो डायरेक्ट जो है सेना के अधीन नहीं आता है। ठीक है, यह जो है केंद्रीय सचिवालय के दायरे में आता है और इसका जो नेतृत्व है वो एक आईजी महानिरीक्षक द्वारा किया जाता है, जो सेना के रैंक में मेजर जनरल का अधिकारी होता है। ठीक है, अब इसमें जो शामिल जो यूनिट्स हैं स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की जो यूनिट्स हैं उनको विकास बटालियन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब अगर हम संस्थागत आधार पर देखें या फिर संरचना के आधार पर देखें, स्ट्रक्चरल के आधार पर, स्ट्रक्चरल रीजन के आधार पर देखें तो हम ये पाएंगे कि ये भारतीय थल सेना का हिस्सा नहीं है, लेकिन सेना द्वारा इसको ऑपरेशनल कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, संचालन नियंत्रण इसका किया जाता है। इसकी खुद की अपनी रैंक संरचना होती है जो आर्मी रैंक के बराबर होती है। इसमें जो जवानों की जो भर्ती की जाती है वो अत्यंत हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं। ठीक है, उच्च प्रशिक्षित विशेष बल के इसमें जवान होते हैं जो विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। ठीक है, इनका खुद का प्रशिक्षण संस्थान भी है और इसमें महिला सैनिकों की भी भर्ती की जाती है। ठीक है, 1962 में इसकी स्थापना के पश्चात से ही इसको लगातार जो है कई ऑपरेशंस में शामिल किया जाता रहा है, जो ऑपरेशन गुप्त भी रहे हैं और जो ऑपरेशन ओपन भी रहे हैं। ठीक है, खुले और गुप्त दोनों प्रकार के ऑपरेशंस में इसकी भागीदारी रही है, जिसमें 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच का युद्ध, ठीक है, स्वर्ण मंदिर अमृतसर का ऑपरेशन ब्लू स्टार, ठीक है,
83-84 के समय का। इसके बाद 1999 का कारगिल युद्ध। इसके अलावा समय समय पर देश की आतंकवादी निरोधी अभियानों में भी इसकी सक्रिय भागीदारी रही है। ठीक है। मुख्य रूप से 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जो बांग्लादेश का रीजन था, वहाँ पे चटगांव पहाड़ी इलाकों में, चटगांव के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ पे स्पेशल फ्रंटियर फोर्स द्वारा पाकिस्तानी सेना की अवस्थिति को न्यूट्रलाइज किया गया, बेअसर किया गया, और इसके माध्यम से भारतीय सेना को आगे बढ़ाने में इसने मदद की। ठीक है। ये जो पूरा जो ऑपरेशन था 1971 का, इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन ईगल। तो कहने की बात यह है कि जब भारत चीन संबंधों के बारे में बात कही जाएगी, मुख्य रूप से जब भारत चीन सीमा तनावों के बारे में बात कही जाएगी, तो आपको इसमें एक व्यवहारिक दृष्टिकोण अपना के रखना है, और व्यवहारिक दृष्टिकोण के तहत आपको सभी ऑप्शंस को खुला रखना है, सभी विकल्पों को आपको खुला रखना है, जिसमें आपको जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जैसी यूनिट्स हैं उनकी भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ठीक है। तो वार्ता तो लगातार चल ही रही है, हमें वार्ता के साथ ही जो है आक्रामकता के ऑप्शंस भी खुले रखने होंगे, ताकि किसी भी प्रकार से भारत को जो सीमा क्षेत्र है उसमें विफलता का जो नेतृत्व है, जो विफलता जो है वो हमें झेलनी ना पड़े। ठीक है। तो ये चीज़ जो हो गई हमारे दोनों आर्टिकल जो हमने अभी डिस्कस किए। ठीक है। चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो संबंधित है हेल्थ वर्कर्स की सेफ्टी से, या फिर इसको कह सकते हैं जो स्वास्थ्य कर्मी होते हैं। ठीक है। स्वास्थ्य कर्मी उनकी सुरक्षा से इसका संबंध है, और विशेषकर कोविड-19 के दौर में जब एक और रोगियों की सुरक्षा की बात कही जा रही है, तो रोगियों की सुरक्षा के साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा भी इक्वली महत्वपूर्ण है, बराबर से महत्वपूर्ण है, और इसको भी समझने की ज़रूरत है। ठीक है। तो ये जो आर्टिकल है मुख्य रूप से इस बात पे बल देता है, और इसको किस प्रकार से हमें जो है किस प्रकार से हमें हासिल करना चाहिए, इसके तहत इन्होंने कुछ अप्रोचेस की बात की है जिसको समझने की हमें ज़रूरत है। ठीक है। तो इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। तो संदर्भ क्या है, तो 17 सितंबर को प्रत्येक साल WHO के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, ठीक है, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाया जाता है। और अगर इसके 2020 के थीम के बारे में बात करें, तो इसमें स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को प्राथमिकता के माध्यम से रोगियों की सुरक्षा को प्राथमिकता पर बल दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि दिवस है रोगी सुरक्षा का, पेशेंट सेफ्टी का, लेकिन इसमें बात कही जा रही है स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा की। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि स्वास्थ्य कर्मी और रोगी दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, और रोगी सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को भी बराबर से हमें प्राथमिकता देने की ज़रूरत है। ठीक है। तो अब वर्तमान कोविड-19 का जो दौर है, इसमें और भी महत्वपूर्ण है ये बात। क्यों? क्योंकि एक ओर तो रोगी भी इसमें खतरे में हैं, वहीं दूसरी ओर जो इसके लिए काम करने वाले जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो प्रमुख फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, वो भी जो है कोविड-19 के प्रति सुभेद्य हैं, जिसके लिए दोनों की सुरक्षा महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है। अब इसके तहत हमें यह भी देखना होगा कि कोविड-19 के काल में जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो लगातार, ठीक है, कोविड-19 के काल में जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो लगातार शिफ्ट्स में काम कर रहे हैं बिना आराम किए। ठीक है। चाहे उसमें डॉक्टर्स हों, चाहे उसमें नर्सेस हों, या फिर किसी भी प्रकार का स्टाफ हो, वो सब के सब जो है लगे हुए हैं कोविड-19 से निपटने में। ठीक है। अभी जो लगातार जो बिना रुके वो काम कर रहे हैं, उसके चलते उनके लगातार स्ट्रेस बढ़ रहा है, दबाव बढ़ रहा है, और जब दबाव आदमी पे बढ़ता है तो उसमें व्यक्ति गलतियां अधिक करता है, और इससे आप स्वास्थ्य कर्मियों के संदर्भ में भी इससे इनकार नहीं कर सकते। ठीक है। अगर स्वास्थ्य कर्मी, डॉक्टर या नर्सेज अगर गलती करने लगेंगे तो निश्चित रूप से इसका जो दुष्प्रभाव है वो रोगियों पे पड़ेगा। इसको आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ठीक है। यही कारण है कि ये कहा जाता है कि अगर रोगियों की भलाई करनी है तो इसके लिए स्वास्थ्य कर्मियों का भौतिक, फिजिकल और मेंटल लेवल पे बेहतर होना ज़रूरी है। ठीक है। और यह बेहतर हो, इसके लिए उनके कार्य करने के स्थल, वर्क प्लेस कल्चर, उसको भी बेहतर बनाना होगा। ठीक है। इसके तहत व्यक्ति को ना केवल गलतियों से सीख लेना होगा, बल्कि जो वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, स्टाफ्स हैं, उनको लगातार प्रोत्साहित किए जाने की ज़रूरत है, तभी वो बेहतर ढंग से काम कर सकेंगे। ठीक है। अब इसमें जो
ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जो काम करता है उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के स्तर पर जो है बहुत सारे कार्य करने की ज़रूरत है, बहुत सारे सुधारों को करने की ज़रूरत है, तभी वो एक बेहतर रूप में सामने आ सकता है। ठीक है, जिसमें हमें ना केवल वर्क कल्चर, वहाँ कार्य करने की जो संस्कृति है उसको अच्छा करना होगा, साथ ही साथ जो नेतृत्व है, डॉक्टर्स वगैरह हैं, उनको भी बढ़ावा देने की ज़रूरत है। इसके तहत हमें डॉक्टर और नर्स सबको मिलकर काम करना होगा ताकि कोई भी किसी भी प्रकार के जोखिम में ना पड़े। अब इसके तहत ही हमें इंस्टीट्यूशनल लर्निंग या संस्थागत जो सीख है, जो सीखने की पद्धति है, उसको बेहतर बनाना होगा और इसके तहत बहुत सारी कमियां हैं जिसको दूर करने की ज़रूरत है, जैसे कि स्टाफ की कमी की समस्या को दूर करना, जो रिपोर्टिंग होती है उसको बेहतर बनाना, जो अलग अलग शिफ्ट्स में मरीजों को जो हस्तांतरित किए जाने की प्रक्रिया है उसको बेहतर करना, और जो टीम बिल्डिंग है, जो संस्थागत आधार पर जो अलग अलग लोग मिलकर काम करते हैं, उस प्रक्रिया को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, जिसके तहत ये जो आर्टिकल है इसमें कहा गया है कि हमें एक सिस्टम्स अप्रोच पर कार्य करने की ज़रूरत है। सिस्टम्स अप्रोच का मतलब क्या हुआ कि हमें एक कदम दर कदम आगे बढ़ना होगा। ठीक है, हमें एक स्तर दर स्तर आगे बढ़ना होगा और प्रत्येक स्तर पर हमें बेहतर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, यानी इसका मतलब हुआ कि एक व्यवस्था बनाकर काम करने की ज़रूरत है और प्रत्येक व्यवस्था के तहत जो अलग अलग स्टेप्स होते हैं, जो अलग अलग चरण होते हैं, उस प्रत्येक चरण में सुधार की आवश्यकता है ताकि जो भी चरण हम फॉलो करें उसमें हम कोई भी गलती ना करें। ठीक है, अब इसमें जो है हम आईसीयू की एक उदाहरण को देख सकते हैं, जिसमें अगर मान लीजिए हमें आईसीयू या इंटेंसिव केयर यूनिट या इमरजेंसी केयर में अगर हमें भीड़ भाड़ को कम करना है तो हम क्या करेंगे। तो सिस्टम्स अप्रोच ये होता है कि इसमें हमें 3 एंगल से काम करना चाहिए, 3 दृष्टिकोण से कार्य करना चाहिए। ये दृष्टिकोण कौन कौन से हैं? तो ये दृष्टिकोण है इनपुट, थ्रूपुट और आउटपुट। ठीक है, ये एक मॉडल है जिसका नाम है इनपुट, थ्रूपुट और आउटपुट संकल्पना मॉडल। अब ये कैसा काम करता है तो इसको देख लेते हैं। तो इनपुट के तहत क्या किया जाता है, तो जो आने वाले जो मरीज हैं, ठीक है, जो मरीज आ रहे हैं उन पर ध्यान दिया जाता है और उनको बेहतर स्वास्थ्य सेवा दी जा सके, इसके लिए कोशिश की जाती है। ठीक है, जो थ्रूपुट का जो मॉडल होता है उसके तहत जो संस्थागत कमियां होती हैं, ठीक है, जो इंस्टीट्यूशन के अंदर जो कमियां होती हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाती है, जैसे कि डॉक्टरों की कमी, नर्सों की कमी, उपकरणों की कमी है, दवाइयों की कमी है या फिर स्पेस आदि की ज़रूरत है, उसको बेहतर किया जाता है। ठीक है, जो आउटपुट होता है उसके तहत जो मरीजों का जो समय बीतता है आईसीयू आदि में, उसको कम से कम करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि अगर मरीज आईसीयू आदि में ज़्यादा समय तक रहेंगे तो इससे जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, और इमरजेंसी सर्विसेज में लोग ज़्यादा समय तक ना रहें, इसके लिए जो नॉन इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो नॉन इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स हैं उसमें जो है बेहतर काम करने की ज़रूरत महसूस की जाती है, ताकि जो है जो नॉन इमरजेंसी डिपार्टमेंट है वहीं पर मरीजों की बेहतर देखभाल हो सके, जैसे कि उनकी बेड की उपलब्धता, उनको दवाइयाँ समय पर उपलब्ध हो सके, जो उनके परिवहन की सुविधा है या फिर उनको एम्बुलेंस से लाए ले जाने की जो सुविधा है उसको बेहतर किया जा सके, इसके लिए जो है कार्य किया जाता है। तो कहने की बात ये हुई कि आपको अगर स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के मामले में बात करनी है तो इसमें जो है आपको एक व्यवस्था के तहत काम करना होगा और व्यवस्था के प्रत्येक चरण में आने वाली जो कमियां हैं उसको दूर करते आगे काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इसमें आपको यह भी ध्यान में रखना होगा कि केवल और केवल सिस्टम अप्रोच ही कार्य नहीं करेगा जब तक जो स्वास्थ्य क्षेत्र है और उसमें जितने भी हितधारक हैं वो सब साथ मिलकर कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, जिसमें रोगियों द्वारा अपनी सुरक्षा को लेकर तत्पर रहने की ज़रूरत है, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो भी इसको आगे बढ़ाएं, जो हॉस्पिटल्स हैं वो भी इसको समझें और रिपोर्टिंग, मॉनिटरिंग और जो स्ट्रक्चरल कमियां हैं या संगठनात्मक सीखने की प्रक्रिया है उसको आगे कर बढ़ाएं, वो उसको बेहतर करें। साथ ही साथ जो नियम कानून बनाने वाले हैं, नीति निर्माता हैं, जो सरकार हैं, वो भी इसके लिए काम करें ताकि पर्याप्त मात्रा में डॉक्टरों की उपलब्धता हो सके, स्टाफ की कमी को पूरा किया जा सके। ठीक है,
इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप चाहे रोगियों की सुरक्षा की बात करें, चाहे आप स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा की बात करें, तो जब तक आप संस्थागत आधार पर कार्य नहीं करेंगे, जब तक आप संस्थाओं में सुधार नहीं करेंगे, साथ ही साथ सभी लोग मिलकर कार्य नहीं करेंगे, जब तक हितधारकों की इसमें पूरी भागीदारी नहीं होगी, तब तक जो है आप स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, यही कारण है कि आर्टिकल कहता है कि सबको मिलकर एक सुरक्षित कार्यस्थल के निर्माण के लिए कार्य करना होगा, जिसमें स्वास्थ्य क्षेत्र में एथिक्स को बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है मूल रूप से स्वास्थ्य क्षेत्र पे अवस्थित है। ठीक है, इसको महत्ता देता है और इसको हमें समझने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। ठीक है, मुख्य रूप से क्या संबंधित है, आर्टिकल क्या है, तो इसमें बात की गई है एनजीओस के बारे में और एनजीओस को रेगुलेट करने के संदर्भ में जो कानून काम करता है एफसीआरए, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम। ठीक है, जो 1976 में बनाया गया था। उसके बाद इसमें 2010 और 2015 में संशोधन किया गया और अभी हाल में ही इसमें संशोधन करने के लिए 2020 में एक नया अधिनियम लाया गया है, एक नया विधेयक लाया गया है। ठीक है, और इसके माध्यम से जो एनजीओस जो विदेश से फॉरेन फंडिंग लेते हैं, जो विदेश से अंशदान लेते हैं, उस अंशदान को ठीक है और बेहतर ढंग से विनियमित करने का प्रयास किया गया है। अब ये जो फॉरेन फंडिंग का जो विनियमन है, जो विदेशी अंशदान का विनियमन है, वो किस प्रकार से होना चाहिए और क्या इसमें ओवर रेगुलेशन होना चाहिए, अति विनियमन होना चाहिए, या फिर इसमें जो है एक संतुलन बनाए जाने की ज़रूरत है, इसको जो है ये आर्टिकल डिस्कस करता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। संदर्भ मैंने आपको क्या बताया कि विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम एफसीआरए में ठीक है संशोधनों के माध्यम से विदेशी अंशदान लेने वाले एनजीओ, सिविल सोसाइटी आदि पर अधिक नियंत्रण किए जाना की बात कही जा रही है, लेकिन इसकी अधिकांश स्तरों पर आलोचना भी होती है। ठीक है, जैसे कि जब विदेशी अंशदान के बारे में बात कही जाती है तो लेखक का ये तर्क है, इस आर्टिकल में यह तर्क दिया गया है कि आप जो है विदेशी प्रभावों को ठीक है फॉरेन इन्फ्लुएंसेस को काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं और इस जो बढ़ाने चढ़ाने की जो प्रवृत्ति है इसको नियंत्रित करने की ज़रूरत है। ठीक है, 2017 के बाद से ही बहुत सारे एनजीओज जैसे कि क्रिश्चियन चैरिटी, कंपैशन इंटरनेशनल आदि पर धर्मांतरण के आरोपों के आधार पर नियंत्रण लगाया गया है, लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि जो धर्मांतरण है वो एक ऐसा विषय है जिस पर पहले ही भारत में बहुत सारे कानून वगैरह या आईपीसी की बहुत सारी धाराएं वगैरह लगती हैं, इसलिए मात्र एफसीआरए रेगुलेशन के आधार पर इसको नियंत्रित करना सही बात नहीं है। ठीक है, तो इसको जो है विशेषकर धर्मांतरण के मुद्दे को जो है वो अलग से देखे जाने की ज़रूरत है और इसको एफसीआरए के साथ डायरेक्ट मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण के आरोपों के आधार पर भी बहुत सारे एनजीओस को नियंत्रित किया जा रहा है और इसमें भी आपको एक पारदर्शिता की ज़रूरत है, क्योंकि जो पर्यावरण संरक्षण का जो क्षेत्र है उसमें अभी भी भारत को काफ़ी कुछ किया जाना बाकी है। ठीक है, तो इसमें मुख्य रूप से इस बात पे तर्क दिया गया है कि अगर आप जब एनजीओस को फॉरेन फंडिंग के मामले में जब हम विनियमित करने का प्रयास करते हैं तो हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि भारत द्वारा ऐतिहासिक रूप से वसुधैव कुटुंबकम की भावना के आधार पर कार्य करने को प्राथमिकता दी जाती रही है और इसके तहत भारत द्वारा एक और तो राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, जिसमें भारत की संप्रभुता, भारत के जो राष्ट्रीय संबंध हैं या फिर भारत के विदेशी देशों के साथ, विदेशी राष्ट्रों के साथ जो संबंध हैं वो जो हैं नकारात्मक रूप से बाधित ना हो और कोई एनजीओ इस संदर्भ में ऐसा कार्य ना करे, इसको करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ भारत को जो अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताएं हैं उसको भी पालन करना चाहिए, जिसमें भारत जो है अति विनियमन की ओर ना जाए। ठीक है, इसको भी हमें करने की ज़रूरत है। ठीक है, साथ ही साथ भारत में जो संवैधानिक बाध्यताएं हैं, प्रावधान हैं, उसको भी हमें ध्यान में रखना होगा, जिसमें एनजीओस को संगठन बनाने की स्वतंत्रता, इसको जो है भारत द्वारा बल दिया गया है मूल अधिकारों के माध्यम से।
ठीक है। साथ ही साथ हमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना के तहत अधिक से अधिक विचारों का आदान प्रदान हो, संसाधनों का बाधा रहित आदान प्रदान हो, इस पे भी बल देना होगा। तभी जो है भारत का जुड़ाव हो पाएगा ग्लोबल कम्युनिटी के साथ। ठीक है। और ग्लोबल कम्युनिटी के साथ या ग्लोबल समुदाय के साथ एक जुड़ाव के लिए आवश्यक है कि जो एनजीओज भारत में काम कर रहे हैं उनको पर्याप्त स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, जिसमें पर्यावरण के क्षेत्र में, मानव अधिकार के क्षेत्र में और जो सिविल राइट्स होते हैं या सिविल लिबर्टीज होती हैं, नागरिक अधिकार होते हैं, उनके क्षेत्र में भी जो एनजीओज वगैरह, सिविल सोसाइटीज़ वगैरह काम कर रहे हैं, उनको जो है विचारों के आदान प्रदान की स्वतंत्रता मिले, इसके लिए भी आपको प्रयास किए जाने की ज़रूरत है। ठीक है। लेकिन विचारों के आदान प्रदान के साथ आपको समान रूप से एनजीओज के संदर्भ में पारदर्शिता और जवाबदेही पर समान रूप से बल देना होगा, जिसमें आपको राजनीतिक दलों के साथ साथ एनजीओज को भी विदेशी फंड पाने की जो स्वतंत्रता मिली हुई है उसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। अब वर्तमान में एनजीओ जो हैं वो भारत में विशेषकर विकास की प्रक्रिया में, डेवलपमेंट प्रोसेस में कई प्रकार के कार्य कर रहे हैं, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। विशेषकर जो सुभेद्य वर्ग के लोग हैं, ठीक है, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, ठीक है, महिलाएं, यह जो विविध वर्ग के लोग हैं उनके कल्याण के लिए बहुत सारे एनजीओज वगैरह कार्य करते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ राज्य अनुपस्थित है, ठीक है, जहाँ राज्य की जो भागीदारी इस प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखी जाती, वहाँ भी बहुत सारे एनजीओज काम कर रहे हैं, जैसे कि सेक्स वर्कर आदि के कल्याण के लिए, एलजीबीटी समुदाय के कल्याण के लिए। ठीक है। तो इसमें जो है एनजीओज की जो भागीदारी है उसको बढ़ावा दिए जाने की ज़रूरत है। और हमें ये ध्यान में रखना होगा कि जब हम बात करते हैं विकास प्रक्रिया की, जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट प्रोसेस की, तो इसमें केवल और केवल सरकारें ही भागीदार नहीं होती, सरकारें ही केवल हितधारक नहीं होती। ठीक है। सरकारों के साथ बहुत सारे जो एनजीओज हैं, ठीक है, बहुत सारे जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी भी प्रत्यक्ष भागीदारी है। ठीक है। इन सब को आपको ध्यान में रखना है और केवल आप एनजीओज को नियंत्रित ना करें, बल्कि उनकी कार्य पद्धति को पारदर्शी बनाएं और जो उनका उत्तरदायित्व है उसको बढ़ाने पर भी बल दें। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एक बैलेंस बना के रखना है राष्ट्रीय सुरक्षा में, ठीक है, और पारदर्शिता में। ठीक है। इन दोनों बातों को जो है आपको ध्यान में रखना है और साथ ही साथ जो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, जो विविध एनजीओज के माध्यम से अभिव्यक्त होती है, इसको भी आपको बैलेंस करना होगा राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो एनजीओज के विनियमन के संदर्भ में ध्यान रखने चाहिए और ये जो आर्टिकल है उसमें से कुछ मुद्दों की बात करता है। ठीक है। चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 7 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी से है। ठीक है। अब ये संबंधित किससे है तो इसको समझ लेते हैं। तो हेडिंग से जैसे पता चल रहा है, मुख्य रूप से संबंधित है फार्म बिल से, कृषि विधेयकों से, जिनको अभी हाल में ही संसद से पारित करा लिया गया है। ठीक है। कृषि विधेयकों के संदर्भ में हमने पिछले के लेक्चर्स में भी काफ़ी चर्चा की है। अब ये जो मुख्य रूप से जो एडिटोरियल है, ये इसमें वाद विवाद की बात करता है, बहुत सारे नए पॉइंट्स को रखता है जिसको आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है। तो समझ लेते हैं। तो कृषि बिलों को लेकर वाद विवाद की स्थिति बनी हुई है। ठीक है। जिसमें एक बिल है जिसका संबंध बाजार के विनियमन से है, कृषि बाजार को, ठीक है, एग्रीकल्चर मार्केट को विनियमित करने से है, एक ये बिल है। दूसरा जो संबंध है उसका संबंध है संविदा कृषि से, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से, और जो तीसरा जो बिल है वो संबंध है आवश्यक वस्तु अधिनियम से, ठीक है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से। तो तीनों के तीनों जो फार्म बिल हैं इनकी विविध आधारों पर आलोचना की जा रही है और यह जो बिल हैं इसके माध्यम से जिस प्रकार से एग्रीकल्चर मार्केट, एग्रीकल्चरल रेगुलेशन पर बदलाव किए जा रहे हैं, ठीक है, जिसके तहत यह अनुमति दे दी गई है कि जो कृषि मंडियां हैं, एपीएमसी जिन्हें कहा जाता है, अब उसके बाहर व्यापार किया जा सकता है। उसके संदर्भ में बहुत सारे आलोचकों का कहना है कि जो मंडियां हैं वो मंडियां मुख्य रूप से किसान काफ़ी अच्छे से पहचानते हैं और अगर हम मंडियों के बाहर व्यापार को अनुमति देंगे तो ये जो मार्केट है, यह जो व्यापार है वो पूर्ण रूप से विनियमित नहीं हो पाएगा।
ठीक है। इसमें जो लेन देन होता है उसकी रिपोर्टिंग का अभाव देखा जाएगा, जिससे अपारदर्शिता के चलते अंततः किसानों को ही हानि होगी। ठीक है, एक तर्क तो ये दिया जा रहा है। दूसरी बात ये कही जा रही है कि जिस प्रकार से आप कृषि क्षेत्र में जो है निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है, उससे कहीं ऐसा ना हो कि आगे चलकर जो विविध सरकारी सहायताएं वगैरह मिलती हैं कृषि क्षेत्र को, आप उसको ही पीछे ना कर दें। जैसे कि एमएसपी वगैरह की जो सहायता है वो कहीं समाप्त ना हो जाए, इसको लेकर भी बहुत सारी आशंकाएं हैं। ठीक है, अब विशेषकर जो मंडियों को जो विनियमन को जो कमज़ोर बनाया जा रहा है, उससे ये कोशिश, इससे ये आशंका जाहिर हो रही है, उससे ये आशंका जाहिर की जा रही है कि निजी क्षेत्र द्वारा जो किसानों को जो मूल्य दिया जाता है, किसानों को जो उत्पाद की जो कीमत दी जाती है, कहीं वो और कम ना हो जाए। ठीक है, अब मूल कमी इसमें क्या देखी जा रही है, ये जो बिल है मुख्य रूप से इसमें कमी इस बात पर इसकी आलोचना की जा रही है कि आप जब निजी क्षेत्र की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वर्तमान में निजी क्षेत्र की भागीदारी नहीं है। वर्तमान में जब कृषि मंडियों की बात कही जाती है तो कृषि मंडियों में सरकारी क्षेत्र भी विद्यमान है, ठीक है, राज्य भी विद्यमान है और साथ ही साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान है जो मंडियों के बाहर और मंडियों के भीतर दोनों जगह काम करता है। ठीक है, अब यह जो निजी क्षेत्र होता है वो मुख्य रूप से जो मंडियों में जो प्रचलित भाव हैं, ठीक है, मंडियों में जो एमएसपी आदि जो प्रचलित में है उसको आधार बनाकर अपनी कीमतें तय करता है। तो बहुत सारे विशेषज्ञों का ये कहना है कि अगर आप इस मंडी को ही समाप्त कर देंगे, इस मंडी को ही नीचे ला देंगे, तो इसमें जो कीमतें निर्धारित होती हैं, यह जो मंडी की जो कीमतें जो एक संदर्भ बिंदु का काम करती हैं, जो एक रेफरेंस पॉइंट का काम करती हैं, अगर ये रेफरेंस पॉइंट ही ख़त्म हो जाएगा तो कौन सी कीमत आदर्श होगी या कौन सी कीमत वाजिब होगी, यह निर्धारित करना चला जाएगा निजी क्षेत्र के हाथ में। और चूंकि निजी क्षेत्र मुख्य रूप से मुनाफे के लिए काम करता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मुनाफे के चक्कर में जो किसानों को जो वाजिब कीमत मिलनी चाहिए वही नीचे आ जाए। ठीक है, तो यह जो है सबसे ज़्यादा आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं और इसको जो है एमएसपी समर्थन से भी कहा जा रहा है कि अगर मंडी ही नहीं रहेगी तो फिर एमएसपी भी आगे चलकर हटाया जा सकता है। ठीक है, इससे पूरे रूप से किसानों को काफ़ी हानि होगी और उनको अंततः उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य नहीं मिलेगा। एक तथ्य तो ये हो गया। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो मध्यवर्तियों को हटाए जाने की बात कही जा रही है, जो इंटरमीडियरीज को हटाए जाने की बात कही जा रही है, ठीक है, उसमें आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये जो इंटरमीडियरीज हैं ये किसानों के मध्य, ठीक है, किसान और जो अंतिम उपभोक्ता होते हैं या फिर आप कह सकते हैं जो अंतिम व्यापारी होते हैं, ठीक है, इनके मध्य एक लिंक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, और आपको यह चीज़ भी ध्यान रखनी होगी कि भारत में लगभग 86% जो किसान हैं वो छोटे लघु किसान हैं और सीमांत किसान हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उनके पास 5 हेक्टेयर से कम भूमि है। ठीक है, अगर उनके पास 5 हेक्टेयर से कम भूमि है तो अगर कोई बड़ा व्यापारी इनके साथ या बड़ी कॉरपोरेट फर्म या कोई बड़ी कंपनी इनके साथ अगर किसी प्रकार का व्यापार करना चाहेगी तो उसके लिए संभव नहीं होगा कि वो 1000 किसानों से एक साथ कार्य कर सके, एक साथ संवाद स्थापित कर सके। अब स्थिति में होगा क्या कि जो ये जो मध्यवर्ती हैं जिनको आप हटाने की बात कह रहे हैं वो फिर से भूमिका निभाने लगेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि मध्यवर्तियों को आप फिर भी नहीं हटा पाएंगे, चाहे आप कृषि बिल के माध्यम से इनको हटाने की बात भले ही करें। और अगर आप मंडियों को कमज़ोर कर रहे हैं, आप मध्यवर्तियों को भी हटा दे रहे हैं, हटा नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मध्यवर्तियों को जब नहीं हटाया जाएगा तो वैसी की वैसी स्थिति ही बनी रहेगी, जिससे किसानों को जो पहले मूल्य प्राप्त होते थे वो अब भी मिलेंगे। तो फिर नए बिलों को बनाने का क्या मतलब रह जाता है। ठीक है, अब इसके साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि वर्तमान में ऐसी और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका सामना किसान कर रहे हैं। जैसे कि मार्केट में, बाज़ार में लगातार जो डिमांड है वो कम हो रही है, जिसके चलते जो वस्तुओं के दाम हैं वो भी गिर रहे हैं। और विशेषकर जो कृषि की वस्तुएं हैं, कृषि के जो मूल्य हैं उसमें जो है हम ये पा रहे हैं कि जो किसान जो उनको दाम मिलता है वो उनको वाजिब नहीं मिल पा रहा है।
ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। दूसरा, किसान जो उत्पाद को जो उगाते हैं, उत्पाद को जो पैदा करते हैं, उसमें जो खाद और बीज, ठीक है, खाद बीज और पानी वगैरह डालते हैं, ठीक है, उसकी जो कीमतें हैं वो लगातार ऊपर जा रही हैं, जिससे किसानों को एक ओर तो उनका उत्पाद का मूल्य कम मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर जो उत्पादन लागत है, ठीक है, वो लगातार ऊपर जा रही है। ठीक है, तो एक तरीके का ये मिसमैच है जिसको दूर करने की ज़रूरत है। अब इसके तहत आपको एमएसपी वगैरह में सुधार करना होगा, एफसीआई और पीडीएस वगैरह में सुधार करना होगा। साथ ही साथ आपको जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर है, ठीक है, जैसे कि फ्रांस, अमेरिका आदि के उदाहरण, वहाँ पे भी हमें सीख लेने की ज़रूरत है कि किस प्रकार वहाँ पे निजी क्षेत्र को भले ही भागीदारी दी गई हो, लेकिन इससे उसका जो लाभ है वो अंततः किसानों को नहीं मिला है। ठीक है, और इससे वस्तुएं जो हैं वो महंगी ही हुई हैं। ठीक है, तो यही कारण है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें आपको ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। इसके अलावा आपको यह भी चीज़ समझना होगा कि वर्तमान में जो बड़े बड़े जो कॉरपोरेट समूह हैं, ठीक है, यह जो कॉरपोरेट समूह हैं, इनके समक्ष मंदी की मार जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो चली है, और इसके चलते जो उनके औद्योगिक उत्पाद हैं वो बिक नहीं पा रहे हैं। साथ ही बहुत सारी जो सेवाएं वो दे रहे थे वो भी जो है बेहतर ढंग से नहीं हो पा रही हैं। यही कारण है कि आलोचकों का कहना है कि अब कॉरपोरेट का ध्यान मुख्य रूप से खाद्यान्नों के बाजार पर गया है, ग्रेन्स मार्केट पर गया है, क्योंकि खाद्यान्नों का बाजार एक ऐसा बाजार है जिसमें कभी भी जो है मांग में कमी नहीं आती है। ठीक है, यह चूंकि एक आवश्यक वस्तु है, इसके चलते इसकी लगातार मांग बनी रहती है। अब कॉरपोरेट की भागीदारी भले ही इसमें बढ़ रही हो, लेकिन साथ ही साथ आपको इसमें किसान के हितों को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना होगा कि जो उपभोक्ता हैं उनको भी कहीं ज़्यादा कीमत ना देनी पड़े। ठीक है, तो यही कारण है कि इसमें बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिनको समय समय पर दिया जाता रहा है और इनको जो है आप अपना सकते हैं। जैसे कि निजीकरण के दौर में भी किसानों को उनका बेहतर मूल्य मिल सके, इसके लिए काम किया जाना चाहिए। कृषि बिलों के संदर्भ में जो वर्तमान में अपारदर्शिता देखी जा रही है, उस अपारदर्शिता को दूर करने के लिए कोशिश करनी होगी। जो एमएसपी को समाप्त करने की जो आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं, उसको जो है आपको शांत करना होगा, और इसका एक उपाय ये हो सकता है कि आप एमएसपी को विधिक दर्जा प्रदान करें। ठीक है, आप जो है एमएसपी को एक विधिक आधार प्रदान करें, जिसमें ये सुनिश्चित किया जाए कि बाजार में कोई भी उत्पाद, कृषि उत्पाद बिकने जाए तो वो एमएसपी से कम कीमत पर किसी भी स्थिति में ना बने। ठीक है, इसके अलावा जो कृषि मंडियां हैं उसमें सुधार करने की ज़रूरत है, सरकारों द्वारा उसमें अवसंरचनात्मक विकास करने की ज़रूरत है, और इसमें जो है आपको एमएसपी को एक बेस बनाने की ज़रूरत है, ताकि कोई भी जो उत्पाद है वो एमएसपी से कम ना बिके। ठीक है, इसके तहत आपको जो मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, ठीक है, एग्रीकल्चर का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें सुधार लाने की ज़रूरत है, और इसमें भी मुख्य रूप से सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अब इसमें मुख्य रूप से आपको ये बात ध्यान रखनी है कि किसान, उपभोक्ता, निजी क्षेत्र सभी के हितों को पूरा किया जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए कृषि बाजारों में, कृषि अधिग्रहण के क्षेत्रों में, कृषि उत्पाद के क्षेत्रों में और एमएसपी आदि के क्षेत्र में कार्य करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको आपको याद रखना होगा, विशेषकर फार्म बिल्स के संदर्भ में। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, हलम समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथनों की पहचान करें। हलम समुदाय के अंतर्गत विभिन्न जनजातियां शामिल हैं जो त्रिपुरा, असम और मिजोरम राज्य में निवासित हैं। हलम समुदाय की कोई लिखित भाषा नहीं है। ठीक है, तो हलम समुदाय के संदर्भ में दोनों के दोनों कथन जो हैं वो सत्य हैं, और इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, 1 और 2 दोनों। तो हलम समुदाय क्यों चर्चा में रहे, तो आज पेज नंबर 3 पर एक खबर आई है जिसमें जो त्रिपुरा में ब्रू जनजाति को बसाए जाने की जो योजना है इसका विरोध किया जा रहा है, और इसमें ना केवल बहुत सारे मणिपुरी समूहों ने इसका विरोध किया है, बल्कि हलम समुदाय ने भी इसका विरोध किया है जो वहाँ निवासित हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा हम देख लेते हैं। अगर हम बात करें ब्रू समुदाय के बारे में, तो ब्रू समुदाय भारत के पूर्वोत्तर में स्थित मिजोरम राज्य का एक जनजातीय समुदाय है। ठीक है, जिसे त्रिपुरा में रियांग नाम से जाना जाता है।
ठीक है। अब हुआ क्या कि 1995 में मिजोरम में ब्रू समुदाय के द्वारा स्वायत्त जिला परिषद की मांग की गई, क्योंकि वो जो है वहाँ पे अल्पसंख्यक था, और उन्होंने कहा कि हमें चुनावों में भी बेहतर भागीदारी मिलनी चाहिए। अब इस मसले पर वहाँ का जो समुदाय था, मिजो समुदाय, इसका जो है झगड़ा हो गया मिजो समुदाय के साथ। 97 तक ये चलता रहा, जिसमें दोनों के बीच हिंसक झड़प भी हुई। अब 1997 में ब्रू का एक संगठन था, ब्रू नेशनल लिबरेशन फ्रंट। अब इस संगठन ने क्या किया कि एक मिजो अधिकारी की हत्या कर दी। अब ये जो झड़प थी आगे चलकर दंगों का रूप ले लिया इसने, और इसके चलते अंततः हानि ब्रू समुदाय को हुई, क्योंकि वो अल्पसंख्यक था। अब इस दंगों के चलते बड़ी मात्रा में मिजोरम को छोड़कर इन्हें आना पड़ा, ठीक है, ब्रू समुदाय को, और उनको आना पड़ा अपना घर बार छोड़ के त्रिपुरा में। तो वर्तमान में स्थिति क्या है कि बहुत सारे ब्रू समुदाय, ठीक है, 30,000 से ज़्यादा जो ब्रूस लोग हैं वो निवासित हैं, वो रह रहे हैं त्रिपुरा में, ठीक है। और मुख्य रूप से पिछले 23 साल से ज़्यादा जो है ये उत्तरी त्रिपुरा के कंचनपुर डिवीजन में एक स्थायी शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं, ठीक है। अब जब से इनको अपना राज्य मिजोरम छोड़ना पड़ा है, उसके बाद से ही इनको पुनः बसाए जाने का जो मुद्दा है वो लगातार चर्चा में बना हुआ है, ठीक है। तो जब ये लगातार चर्चा में बना हुआ है तो उसके बाद लगातार कई बैठकें हुई। अभी हाल में ही 16 जनवरी 2020 को केंद्र सरकार, त्रिपुरा सरकार और मिजोरम की सरकार के बीच वार्ता हुई है ब्रू समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ मिलके, और एक 4 पक्ष का चतुर्पक्षीय समझौता हुआ है। इसके आधार पर ब्रू समुदाय ने मांग की है कि चूंकि उन्हें मिजोरम में अपनी जान का खतरा है, इसलिए वो मिजोरम राज्य वापस नहीं जाएंगे और उनको जो है त्रिपुरा में ही बसाया जाए। तो इस बात को लेकर सहमति व्यक्त की गई है, जिसके अनुसार अब लगभग 34,000 ब्रू समुदायों को, 34,000 ब्रू शरणार्थियों को त्रिपुरा में ही बसाया जाएगा, और सरकार द्वारा उन्हें राशन, यातायात, शिक्षा की सुविधा प्रदान करके पुनर्वास में उनकी सहायता की जाएगी। लेकिन हो क्या रहा है कि यह जो ब्रू समुदाय है, ठीक है, इसको जो है लगातार विरोध कर रहे हैं हलम समुदाय के लोग और दूसरे लोग जो निवासित हैं, ठीक है, जो रहते हैं त्रिपुरा में। उनका ये कहना है कि त्रिपुरा में जो संसाधन हैं वो इतने सीमित हैं कि अगर बाहर से कोई समुदाय रहने आएगा तो इसके लिए जो है उनको समस्याएं होंगी, और यही कारण है कि वो इसका विरोध कर रहे हैं, ठीक है। हलम समुदाय के बारे में हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुख्य रूप से यह है, ठीक है, त्रिपुरा, असम और मिजोरम राज्य में निवासित करने वाला समुदाय है, ठीक है। और इसके तहत 12 से ज़्यादा उपजातियां या आप कह सकते हैं जनजातियां आती हैं, ठीक है। इनकी जो है खुद की कोई लिखित भाषा नहीं है, और यह जो है काफ़ी वल्नरेबल समूह आदि भी माना जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ज्ञानपीठ पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कथनों की पहचान करें। यह एक भारतीय साहित्य पुरस्कार है जिसे प्रतिवर्ष भारतीय ज्ञानपीठ संस्था द्वारा दिया जाता है। यह केवल उन भारतीय लेखकों को दिया जाता है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में लेखन कार्य करते हैं। इस पुरस्कार को मरणोपरांत भी दिया जा सकता है, ठीक है। सत्य कथन देखना है, 1 और 2, केवल 3, 2 3 की, 1 2 और 3। तो इसमें पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा गलत है। इस पुरस्कार को मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, ठीक है। और जो 8वीं अनुसूची की सभी 22 भाषाएं हैं, उन सभी 22 भाषाओं में लिखने वाले जो लेखक हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। और इसका सही आंसर हो गया हमारा ए, ठीक। अब इस चर्चा में क्यों है, सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार देख लेते हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ संस्था द्वारा दिया जाता है, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले लेखक को। पहली बार 1965 में पुरस्कार दिया गया था, 1965 में पुरस्कार दिया गया था मलयालम साहित्यकार जी शंकर कुरुप को, ठीक है। यह जो पुरस्कार है संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्णित सभी 22 भाषाओं में लेखन करने वाले साहित्यकार को दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में उनके आजीवन योगदान हेतु। इसमें 11 लाख रुपए की धनराशि, एक प्रशस्ति पत्र और एक वाग देवी की कांसे की प्रतिमा भी दी जाती है, ठीक है। तो अभी हाल में ही मलयालम
कवि, ठीक है, अक्कीतम, ठीक है, जिनको महाकवि भी कहा जाता है, केरल के कवि हैं, अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी, ठीक है, इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग, ठीक है, भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कथनों की पहचान करें। आयोग के पास विनियामक और अर्ध न्यायिक दोनों प्रकार की शक्तियां हैं। एक कथन नंबर 1 है, आयोग किसी भी प्रकार की गैर प्रतिस्पर्धात्मक समझौते अथवा प्रभुत्वशाली शक्ति से जनित किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार की जांच स्वतः संज्ञान के आधार पर कर सकता है। प्रभुत्व हालांकि कानून के अनुसार अवैध नहीं है, ठीक है। तो सत्य कथन के बारे में हम बात करें तो तीनों के तीनों जो कथन हैं वो सत्य हैं और इसका उत्तर हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। तो आज के न्यूज़ में एक खबर आई है जिसमें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो अडानी जीवीके के बीच जो एयरपोर्ट डील है उसको स्वीकृति दे दी है, ठीक है। अगर हम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग या सीसीआई के बारे में बात करें तो ये भारत का एक सांविधिक निकाय है जिसको 2009 में विधिवत रूप से गठित किया गया प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के परिवर्तन के लिए, ठीक है। हुआ क्या था कि 1969 में एक कानून बनाया गया था जिसका नाम था एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम, मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, MRTP एक्ट। इसको इसको हटा के निरस्त करके राघवन समिति की अनुशंसा पर एक नया प्रतिस्पर्धा कानून बनाया गया, ठीक है। और इसका उद्देश्य था कि जो पूरा जो व्यापार जगत है वहाँ पे एक इस प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाया जा सके जिसमें पेशेवर कुशलता भी हो, पारदर्शिता भी हो और नॉलेज को भी बढ़ावा मिले, ठीक है। अब इसके तहत जो है ये सीसीआई कार्य करता है और इसके तहत ये कोशिश करता है कि कंपनीज द्वारा जो डोमिनेंस होता है, जो प्रभुत्व होता है, उस डोमिनेंस का वो फायदा ना उठाएं, ठीक है। तो जो 2002 का कानून है वो ये कहता है कि अगर किसी कंपनी का किसी क्षेत्र में डोमिनेंस है तो कानून के अनुसार तो गलत नहीं होगा, लेकिन अगर आप इस डोमिनेंस का प्रयोग करके किसी दूसरे व्यक्ति को मार्केट में खड़ा होने से या मार्केट में टिके रहने से जो है आप बाधाएं उत्पन्न करेंगे तो वो अवैध होगा, ठीक है। इसमें जो है कानून के अनुसार आचरण किया जाएगा और यदि आप किसी वस्तु के मूल्य को इतना कम कर दें कि बाकी के जो उत्पाद हैं, बाकी के जो लोग हैं वो मार्केट से बाहर हो जाएं तो वो भी गलत है, ठीक है। आप जो है किसी कॉन्ट्रैक्ट आदि में गैर निरपेक्ष और विभेदकारी शर्तों को लागू करें, आप वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और प्रावधान को बाधित करें या सीमित करें, या फिर आप मार्केट एक्सेस से रोक करें, किसी को बाजार पहुंच पर रोक लगाएं तो वो भी गलत होगा और इसके तहत जो है आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एशिया में आपसी बातचीत और विश्वास बहाली उपायों पर कॉन्फ्रेंस, द कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया, सीका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन, याद रखिएगा, असत्य कथन कथनों की पहचान करें। यह एक अंतर सरकारी फोरम है जिसका उद्देश्य एशिया में शांति, सुरक्षा और स्थायित्व को बढ़ावा देना है। इसका प्रस्ताव सबसे पहले सार्क संगठन द्वारा, ठीक है, सार्क जो 8 देशों का संगठन है, सार्क द्वारा 1992 में रखा गया था। वर्तमान में चीन को छोड़कर सभी एशियाई राष्ट्र इसके सदस्य हैं, ठीक है। तो असत्य कथन की बात करनी है तो पहला तो एकदम सत्य है, दूसरा और तीसरा गलत है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 और 3, ठीक है। तो आज जो है ये पेज नंबर 1 पे खबर आई है जिसमें भारत और पाकिस्तान ने दोनों जो है भागीदारी कर रहे थे, ठीक है, सार्क की विदेश मंत्री की बैठक में और सीका की विदेश मंत्रियों की बैठक में, और दोनों ने जो है एक दूसरे पे आरोप लगाया है सार्क को बेहतर ना करने के संदर्भ में, ठीक है। दोनों द्वारा आरोप लगाया गया है कि दोनों जो हैं अपने यहाँ जो स्थितियां हैं उनको गंभीर कर रहे हैं, ठीक है, और इसके चलते जो संबंध है वो अच्छे नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो ये लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। अब इसके तहत यह भी देखना महत्वपूर्ण है कि 2016 के बाद से ही जो दक्षिण एशिया देशों का संगठन है सार्क, वो काफ़ी एक्टिव नहीं रहा है,
ठीक है, और इसको एक्टिव किए जाने की ज़रूरत है। इसके तहत कोविड-19 के चलते जो शिखर सम्मेलन है वो भी अभी तक नहीं हो पाया है, जो काफ़ी चिंता का विषय है। ठीक है, अब कोविड-19 के दौर में यह बात ज़रूर है कि बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, बहुत सारे ऐसी क्रियाकलाप और मैकेनिज़्म हैं जो सार्क के अधीन किए गए हैं, और इसको अभी हाल में ही हुई ये जो विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई है, इसमें भारत के विदेश मंत्री ने इसको महत्वपूर्ण रूप से उठाया भी है। ठीक है, जिसके तहत सार्क के नेताओं ने मिलकर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, और इसके तहत जो है कोविड-19 इंफॉर्मेशन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म इसका निर्माण किया गया। कॉइनेक्स याद रखिएगा, कोविड-19 इंफॉर्मेशन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म इसका निर्माण किया गया। इसके अलावा जो है ये कहा जा रहा है कि सार्क फूड बैंक आदि का जो मैकेनिज़्म है, ठीक है, जो खाद्यान्न बैंक आदि का मैकेनिज़्म है, इसका प्रयोग किया जा सकता है कोविड-19 से निपटने के लिए। इसके अलावा कोविड-19 से निपटने के लिए भारत द्वारा एक इमरजेंसी फंड भी बनाया गया है, जिसमें भारत ने $10 मिलियन का अपना कंट्रीब्यूशन किया है ताकि जो आवश्यक दवाएं हैं उनका निर्माण हो सके। तो भले ही हम जो है कोविड-19 के दौर में काफ़ी सारे काम कर रहे हों, लेकिन सार्क को जो है अभी फिर से पुनर्जीवित बनाने की ज़रूरत है, और इसमें जो है भारत और पाकिस्तान दोनों को जो है मैच्योरिटी दिखाने की ज़रूरत है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अगर हम सीका के बारे में बात करें तो देखिए, सीका के बारे में जो कथन है वो क्वेश्चन से आप समझ सकते हैं। मुख्य रूप से इसका जो उद्देश्य है वो एशिया में शांति, सुरक्षा और स्थायित्व को बढ़ाना है। यह एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, ठीक है, और इसका जो प्रस्ताव है वो कजाकिस्तान के राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेव द्वारा 5 अक्टूबर 1992 को रखा गया था संयुक्त राष्ट्र की महासभा में। ठीक है, अब उसके बाद से लगातार जो है इसकी बैठकें होती रहती हैं, और 2017 में इसको 25 साल पूरे हुए हैं। मुख्य रूप से इसमें 27 सदस्य देश हैं जो आपको याद रखने हैं: अफगानिस्तान, अजरबैजान, बहरीन, बांग्लादेश, कंबोडिया, चीन, मिस्र, भारत, ईरान, इराक, इजराइल, जॉर्डन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, पाकिस्तान, फिलिस्तीन, कतर, रूस, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, ताजिकिस्तान, थाईलैंड, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, उज्बेकिस्तान और वियतनाम। ठीक है, 27 सदस्य देश हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अब लास्ट ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। कभी कभी चर्चा में रहने वाले शब्द इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी और स्टैंडर्ड मॉडल निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? ब्रह्मांड को देखे जाने और समझने से, सूर्य और चंद्र ग्रहण के अध्ययन से, पृथ्वी के कक्ष में सैटेलाइट की स्थापना से, पृथ्वी पर सजीवों की उत्पत्ति और विकास से। तो इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग मॉडल, स्ट्रिंग थ्योरी और स्टैंडर्ड मॉडल आदि ब्रह्मांड को समझने से संबंधित है, जिसमें ब्लैक होल्स आदि के अध्ययन के माध्यम से या फिर विविध जो ग्रह वगैरह होते हैं उनके अध्ययन के माध्यम से ब्रह्मांड के विस्तार को या ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने की कोशिश की जाती है, और इसके तहत विविध सिद्धांतों को जो है प्रचलन में लाया जाता है, जिसमें इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी, स्टैंडर्ड मॉडल आदि महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक, चलिए अब कुछ मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भारत चीन सीमा तनावों के संदर्भ में हाल ही में हुई कॉर्प्स कमांडर स्तर की वार्ता सीमा तनाव को कम करने में यद्यपि सहायक हो सकती है, तथापि भारत को इस संदर्भ में व्यवहारिक प्रैग्मैटिक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है, जिसमें प्रत्येक स्थिति से निपटने के संदर्भ में तैयारी की जानी चाहिए। भारत चीन सीमा तनावों के संदर्भ में चर्चा कीजिए। 250 शब्द, 15 अंक। कोविड-19 के दौर में रोगियों की सुरक्षा के साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता होनी चाहिए, तथा इस संदर्भ में सिस्टम्स अप्रोच व हितधारकों की भूमिका एक महत्वपूर्ण साधन साबित हो सकता है। चर्चा करें। 150 शब्द, 10 अंक। तो दोनों के दोनों जो हमने एडिटोरियल डिस्कस किए, ठीक है, इस वाले टॉपिक में 2 और इस टॉपिक में 1, इन दोनों को बेस बना के आप इसके उत्तर को लिखने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप के आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। होपफुली आपको हमारे वीडियोस जो हैं पसंद आ रहे होंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए बायजूस गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रेप पे। धन्यवाद।